वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब ली जियांग को टेलीफोन। आला ओहदे के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद। गहरे दोस्ताना ताल्लुकात और पाकिस्तान चीन तस्वीराती शराकतदारी पर गुफ्तगू। ली जियांग ने चीन के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। पाकिस्तान की कौमी तरक्की, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर रजब तैयब एर्दोगान की सेहतयाबी पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रजब तैयब एर्दोगान दोनों मुल्कों के करीबी बिरादराना ताल्लुकात की अलामत हैं। उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। विफाक और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात का मामला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 21 अरब रुपए की फराहमी का मामला भी ज़ेरे बहस होगा। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना। हुकूमत इत्तेहादी जमातों का इजलास, पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का अज़्म। मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम सालसी और पंचायत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। पार्लियामान के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 3 रुकनी बेंच के फैसले से पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। तवज्जो आर्टिकल 73 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अदालती फैसले कौमी असम्बली के 2 आईनी इख्तियारात से तजावुज़ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मौजूदा सूरत हाल पर चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है, आइन को दोबारा नहीं लिखना। कल भी पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आला अदलिया के अक़लियती अरकान के फैसले में पार्लियामेंट की तौहीन की गई। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के मुताबिक एक ही रोज हों। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे। कोई शख्स पार्लियामेंट को डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत की गई तो आईनी हुदूद में रहते हुए दिफा करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान राबतों में बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और ख्वाजा साद रफीका चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से राबता। सेनेट में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत के 5-5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देकर बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह की सहूलत देने की इस्तदा। हुकूमती तजवीज़ पर सादिक संजरानी का पीटीआई असद उमर और डॉक्टर शहजाद वसीम से राबता। मुल्क तबाह करने वालों को बेनकाब करना होगा। माशी मसाइल मौजूदा हुकूमत की वजह से नहीं, ये चंद लोगों का खेल था जिन्होंने पनामा का ड्रामा रचाया, आरटीएस बिठाया और झूठे इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए की डिमांड की, जबकि अलग अलग इंतखाबात होने की सूरत में 61 अरब 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार। वादिये तीरा में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वकास फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा हाजिर रिटायर्ड फौजी हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। भारत में आजाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई। हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया। खालिस्तान के हामियों की जानिब से 23 ममालिक में मुजाहरे। ब्रिस्बेन में रेफरेंडम के दौरान 60,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। इंडियन हाई कमीशन लंदन पर खालिस्तान का परचम भी लहराया गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा।
بھارتی ریاست مہاراشٹر کے کسانوں کا اپنے مطالبات کے حق میں 3 روزہ لانگ مارچ کا آغاز، شرکا کا جنگلات کی اراضی کاشتکاروں کو دینے اور زرعی مصنوعات کی بہتر قیمتوں کا مطالبہ، اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو غیر معینہ مدت تک دھرنا دیں گے احتجاجی کسان۔ سوڈان کی فوج فائر بندی میں مزید 3 دن کی توسیع پر رضامند، فوج اور مخالف ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان خرطوم میں جھڑپیں جاری، لوگوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ رہی ہے۔ جنوبی سوڈان، کینیا اور جبوتی کے صدور جنگ بندی اور متحارب دھڑوں کے درمیان مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں سوڈانی فوج۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جوہری تحفظ کا معاہدہ، شمالی کوریا کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے پر اتفاق۔ جنوبی کوریا کے لیے امریکی سیکیورٹی شیلڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، دونوں ممالک کا ہتھیاروں کے استعمال پر شمالی کوریا کو انتباہ۔ گوگل کا پاکستان میں پہلی ایپ گروتھ لیب کے قیام کا اعلان، گروتھ لیب ایپ ڈیولپرز، اسٹوڈیوز اور کمپنیوں کی نشاندہی کرے گی، اشتہارات، ایڈموب، فائر بیس، جی ٹیک سیکھنے سمیت کاروبار کی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز، 5 میچز کی سیریز کا آج سے راولپنڈی میں آغاز، میچ دن 3:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست، پنڈی اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی، دونوں ٹیموں کی پریکٹس، سیریز کے 2 میچ راولپنڈی اور 3 کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ انگلش پریمیئر لیگ، مانچسٹر سٹی کی لگ لیڈر آرسنل کو شکست، مانچسٹر سٹی نے 1 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی سمیٹی، کیون ڈی برون کے 2 گول، پوائنٹس ٹیبل پر آرسنل کی ٹیم 75 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، مانچسٹر سٹی 2 پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر براجمان۔ دنیا کے گرد سمندری راستے کے ذریعے چکر لگانے کا مقابلہ، دی اوشین ریس، چوتھے مرحلے میں کشتیاں رہوڈ آئلینڈ کی جانب گامزن، سوئس ٹیم ہولیسیم اور امریکہ کی ٹیم 11th آور کے درمیان سبقت کی کشمکش، دونوں کے درمیان آدھے ناٹیکل میل کا فاصلہ، فرانس کی بایوتھیرم اور جرمن ٹیم ملیزیا 10 جبکہ یورپ کی ٹیم گیٹ انوائرمنٹ 15 ناٹیکل میل کی دوری پر موجود، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے 5550 ناٹیکل میل کا سفر کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوامی جمہوریہ چین کے ریاستی کونسل کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کو اعلیٰ عہدے کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا انتخاب چینی قوم کے گہرے اعتماد اور عوامی خدمت پہ ان کی بہت سی کامیابیوں کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چیانگ کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات اور پاکستان چین تصویراتی شراکت داری کی آئینہ دار ہے۔ آزمودہ شراکت دار اور قریبی دوست ہونے کی حیثیت سے پاکستان چین کی پرامن ترقی کو بین الاقوامی امن و استحکام کی ضمانت سمجھتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ چین جدت اور بحالی کی جانب سفر میں سنگ میل حاصل کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کی ون چائنا پالیسی، تائیوان، تبت، سنگیانگ، ہانگ کانگ اور بحیرہ جنوبی چین کے حوالے سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے جموں کشمیر کے تنازع پر چین کے اصولی موقف اور بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم لی چیانگ نے چین کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا اور پاکستان کی قومی ترقی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزمودہ دوست کی حیثیت سے چین پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں اپنے دورہ چین کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی چین کے شی جن پنگ اور قیادت کے ساتھ سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے صدر طیب ایردوان کی صحت یابی پر اظہار تشکر کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرے بھائی صدر طیب ایردوان صحت یاب ہو گئے ہیں۔
ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رجب طیب ایردوان دونوں ملکوں کے قریبی برادرانہ تعلقات کی علامت ہیں۔ ناظرین، وفاق اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ساتھ انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ انتخابات کا معاملہ ہے جس پر سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کر رہا ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 21 ارب روپے کی فراہمی کا معاملہ بھی زیر بحث ہوگا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔ 19 اپریل کو حکومت اور اپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے۔ 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا۔ یہ دلائل اس وقت جاری ہیں وفاق اور صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے معاملے پر۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے موجودہ حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل پر ایک ہی دن عام انتخابات کرانے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کا اہم مشاورتی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو تفویض کیا گیا۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال خصوصاً سپریم کورٹ یک طرفہ بینچ کے فیصلوں سے پیدا ہونے والے امور کا جائزہ لیا گیا اور اعلیٰ عدلیہ کے متنازع فیصلوں سمیت سیاسی رابطوں کے تناظر میں مستقبل کی حکمت عملی پر غور ہوا۔ اجلاس نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن ملک بھر میں انتخابات ہوں گے۔ جو بھی حکمت عملی طے ہوگی اس کی بنیاد یہی فیصلہ ہوگا۔ اجلاس نے واضح کیا کہ ملک میں ایک ہی دن شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد سے متعلق حکمران جماعتیں سیاسی مشاورت کا عمل پہلے ہی شروع کر چکی ہیں۔ انتخابات کے لیے بات چیت، افہام و تفہیم یا اتفاق رائے پیدا کرنے کا عمل سیاسی جماعتوں کا کلی دائرہ کار ہے، جیسے وہ برسوں سے بخوبی اور کامیابی سے ادا کرتی آ رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پارلیمان بعض عدالتی امور سے متعلق پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے۔ پارلیمان کو عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے اقدامات پر تحفظات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں، اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں اور عام انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں ملکی مفاد کی خاطر مذاکرات کے ذریعے فریقین کے درمیان اتفاق رائے خارج از امکان نہیں۔ جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی فارمیٹ ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ہم فیصلہ بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی، تاکہ قوم یہ جان سکے کہ اس اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی آخری کوشش کر لی کہ ایک دن الیکشن کی تاریخ کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے IMF معاہدے میں خلل ڈالا، کبھی امریکی سازش اور کبھی اندرونی سازش اور انتشار کے بیانیے کو پروان چڑھایا، جس سے خارجہ تعلقات کو بھی نقصان پہنچا۔ Of the school, Father Stephen Raymond, and then later on, I think when I was in grade class 8 or something, yes, it must be class 8, Father Lobo, later Bishop Anthony Lobo, became the principal, and I have very, very fond memories of Bishop Anthony Lobo. I was fortunate enough, during his last days, I found out that he was in Rawalpindi.
and I was a provincial minister at that time. I'd gone to see him at the church, and he vaguely remembered me, though he had come to my wedding also, and I have that picture when Father Lobo came for my wedding. That time I remember my sisters taking names, and I was just recalling, sitting down here and putting down names. The principal at that time was Sister Xenia Pinto. And we had Father Pinto, the head of the primary school at St. Patrick's around the same time. And I was just thinking, I do remember some names. I don't know, most of the teachers would have retired. So I remember my younger sister, her favorite teacher was somebody called Miss Thanani, and later on she passed away, and I remember that's how I remember my younger sister being very sad on her passing away, because she said she was my favorite teacher in school. And I also remember the teacher they were most terrified of in school. It was an Urdu teacher, Miss Jahan. So again, I don't know if she's also passed away. May Allah give her the highest place in heavens. So it was for me, a dream come true that I could enter the school. When Sister Elizabeth had come over, they'd spoken about the old building. It's the oldest church, even before St. Patrick's Church, the first church was here, and it needed some repairs. We did some work on St. Patrick's Cathedral a few years ago, and then I told Syed Sardar Shah, fortunately Sardar Shah Sahab, apart from being the Minister of Education, is also the Minister for Culture, and he has this interest and eye on history. So I told him, and he's told me that the heritage people have already visited, and I promised that we'll restore the building in its original shape, maintain it, and inshallah, we'll do it soon. You'd asked me for some roads around the school. मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने सेंट जॉर्ज स्कूल के साथ के हवाले से कहा कि मेरी स्कूल के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई में राब्तों में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और ख्वाजा साद रफ़ीक का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अहम राबता हुआ है। सराय के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सादिक संजरानी को सेनेट में मौजूद अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी है। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट से राबते में कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह की सहूलत देने का कहा है। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट अपोजिशन को खत लिखेंगे और हुकूमती तजवीज़ से आगाह करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर से राबता किया है। इससे मुताल्लिक सरदार अयाज सादिक भी दीगर जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। स्पीकर ने पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत के उन्वान से 5 सफ़हात का खत इरसाल किया है। स्पीकर ने कौमी असम्बली के अरकान की आरा और जज्बात की रोशनी में ये खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर और ऐवान के मुहाफ़िज़ के तौर पर आपको खत लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाज़ हालिया फैसलों, जजों के तबसरों पर अवामी नुमाइंदों ने इज़्तिराब और तशवीश का इजहार किया है। स्पीकर ने कहा कि कौमी असम्बली शिद्दत से महसूस करती है कि हालिया फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी फ़राइज़ कानून साजी और मालियाती उमूर पर फैसला साजी में मुदाखलत है। स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 73 की तरफ मबजूल कराते हुए कहा कि मालियाती बिल की मंजूरी कौमी असम्बली का खास इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 69 से 85 तक के तहत कौमी खजाने से अखराजात की मंजूरी भी मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। आइन की इन वाज़ेह और इख्तियारात की तकसीम के तनाज़ुर में कौमी असम्बली की तशवीश और बेचैनी से आगाह कर रहा हूँ। स्पीकर ने कहा कि हुक्म कौमी असम्बली की तरफ से रकम देने की सख्त मुमानत के बावजूद 14 और 19 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक और वजारत खजाना को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने के हुक्म जारी किए। स्पीकर के खत में कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदादों, मजलिस कायमा खजाना के फैसले के हवाले से भी शामिल हैं। खत में कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के आइनी अमल और इस्तेहकाक को मुकम्मल नजरअंदाज किया। 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का आम मामूल से हटकर हुक्म दिया।
स्पीकर ने कहा कि ये कौमी असम्बली को ताबे बनाने की कोशिश है और इक़दाम आईनी तरीक़ाकार के खात्मे के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में वाज़ेह है कि ये हुक्म नाकाबिल कबूल और कौमी असम्बली के इख्तियार, इस्तेहकाक और दायराकार की तौहीन है। अदलिया को तशरीह का इख्तियार है, आइन री राइट करने का नहीं। अदलिया को पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कम करने का इख्तियार नहीं। जज साहिबान ने आइन के दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और इसे कायम रखने का हल्फ उठा रखा है। खत में कहा गया है कि कौमी असम्बली का मौक़िफ़ है कि असक़ुत नोटिस के तहत कार्रवाई 3 के मुकाबले में 4 जजेस ने मुस्तरद कर दी है। 4, 14 और 19 अप्रैल के अहकामात कानूनी नहीं है। आइन के आर्टिकल 189 और 190 की रूह से उन पर अमल दरामद दरकार नहीं है। रकम देने की दरखास्त मुस्तरद होने का मतलब वज़ीर आज़म और हुकूमत पर कौमी असम्बली का अदम एतमाद नहीं है। 4, 14 और 19 अप्रैल के 3 रुकनी बेंच के अहकामात 4 जजेस की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इख्तियारात की दस्तूरी तकसीम पर पुख्ता यकीन रखते हैं, अदलिया की आज़ादी का एहतराम करते हैं। खत में कहा गया है कि हर इदारा दूसरे के इख्तियार का एहतराम करे और ऐवान की राय है कि रकम के इजरा पर तनाज़ कौमी मफाद के लिए नहायत तबाहकुन है। कौमी असम्बली की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि अगले माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम रखी जाएगी। आइन के नफाज के 50 साल के दौरान आमरों की पार्लियामान के इख्तियार में कई बार मुदाखलत देख चुके हैं। रकम के इजरा के लिए बार बार के हुक्म से गैर जरूरी तनाज़ा कौमी मफाद के लिए नहायत तबाहकुन है। अफसोसनाक है कि ज़्यादातर आला अदलिया ने गैर जमहूरी मुदाखलत की तौसीक की। पाकिस्तान के अवाम ने खून और कुर्बानियाँ देकर हमेशा जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की और हमेशा फतहमंद हुए। स्पीकर ने खत में कहा कि अदलिया और इंतजामिया कौमी असम्बली के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। सियासी मामलात को पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ दिया जाए और आइन की सरबलंदी, तहफ़्फ़ुज़, दिफा और जमहूरी इक़दार के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। स्पीकर के खत की नक़ूल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई गई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इदारों का टकराव नहीं चाहते, हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामेंट का जो अदारा है, हम उसकी टर्फ पे जो है ना ट्रेस पासिंग नहीं अलाउ करेंगे। और पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है, अगर उस पर तजावुज़ किया गया तो पार्लियामेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सर्विस डिलीवरी की अपनी साख बरकरार रखते हुए पहले साल 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की है। तफसील जानते हैं फहाद अजीज की इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत ने अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खुद इन्हसारी के रास्ते पर गामजन करने के लिए अहम इक़दामात का आगाज किया। एक साल में 5 अहम बिजली घरों का इफ्तिताह किया गया, जिससे 3150 मेगावाट तवानाई नेशनल ग्रिड में शामिल की गई। गर्मियों में पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में खातिर ख्वाह इजाफा होता है और तलब और रसद का फर्क हजारों मेगावाट तक बढ़ जाता है। वजारत तवानाई के अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में बिजली की रसद 20,500 मेगावाट के मुकाबले में तलब 28,000 मेगावाट तक पहुँच गई थी। लिहाजा हुकूमत गर्मियों में बिजली के बहरान को रोकने के लिए कोयले जैसे तवानाई के मकामी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वज़ीर आज़म ने थरपारकर में कोयले पर मबनी 1980 मेगावाट के 3 पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत चीन के तावन से मुकम्मल किए गए। इन मंसूबों में थर एनर्जी का 330 मेगावाट का पावर प्लांट, मिट्टी में 330 मेगावाट का थल नोवा पावर प्लांट और थर में 1320 मेगावाट का शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शामिल हैं। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हर साल तकरीबन 15 अरब यूनिट कम लागत बिजली पैदा करेंगे। इस साल फरवरी में वज़ीर आज़म ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तीसरे यूनिट K3 का भी इफ्तिताह किया, जो 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट की गैर इस्तेमाल शुदा पन बिजली की सलाहियत मौजूद है। पन बिजली की पैदावार की तरफ पेश कदमी करते हुए दिसंबर 2022 में वज़ीर आज़म ने मंगला पावर स्टेशन के 2 तजदीद शुदा यूनिटों का भी इफ्तिताह किया। इन यूनिट्स को USAID की माली मावनत से अपग्रेड किया गया, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का तवानाई का सालाना दरामदी बिल 27 अरब डॉलर है और तशवीशनाक करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए इसे फौरी तौर पर शमसी
हवा, हाइडल और न्यूक्लियर समेत तवानाई के मुतबादिल ज़राए को तरक्की देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस इन्हिसार को कम करने और साफ तवानाई के मुकामी ज़राए की तरफ बढ़ने के लिए बड़े इक़दाम किए हैं। सऊदी फंड बराए तरक्की ने अप्रैल में पाकिस्तान के महमद मल्टी पर्पज़ डैम प्रोजेक्ट की मावनत के लिए $240 मिलियन के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस माह कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी 1.2 ट्रिलियन रुपए की लागत के दियामीर बादशाह हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ हुकूमत पहले ही चीनी कंपनियों के तावन और सरमायाकारी से 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की तामीर में मसरूफ है ताकि कम लागत और पायदार तवानाई से बिजली की कमी पर काबू पा सके। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने टिकटों की तकसीम और असम्बलियां तोड़ने के फैसले पर अपनी ही जमात को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जिन लोगों ने खान साहब से असम्बलियां तोड़वाई उन्हें पता था कि इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने पीटीआई लीडरशिप पर इल्जाम आयद किया कि टिकट तकसीम में करोड़ों रुपए कमाए गए हैं। पार्टी में मौजूद माफिया ने अपने मनपसंद लोगों समेत कब्जा ग्रुप और नौसरबाजों को टिकट दिलवाए और पीटीआई के असल वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इमरान खान के एहतसाब के नारे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एहतसाब करना है तो पहले अपनी ही पार्टी से शुरू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 29 है। तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को मुतल्लिक़ा फॉरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने बताया कि अदालत के हुक्म पर केसेस की तफसील इमरान खान को फराहम कर दी गई है। इमरान खान ने तफसीलात की फराहमी के लिए अभी तक कानून के मुताबिक राबता नहीं किया। इमरान खान को इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत मुतल्लिक़ा इदारों से रुजू करना चाहिए था। अदालत ने इमरान खान को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के हवाले से मुतल्लिक़ा फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए उनकी दरखास्त निपटाती है। नैब की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने इमरान खान की दरखास्त पर अपना तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जानबूझकर तोशाखाना केस को इल्तवा में डालना चाह रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि इमरान खान को सवालनामा भेजा मगर सवालात का जवाब नहीं दिया गया। इमरान खान तलबी के नोटिस पर भी नैब के सामने पेश नहीं हुए। जवाब में कहा गया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने 58 तहाइफ रखे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नैब की जानिब से नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त खारिज करने का कहा गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ गिराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर, फरूख हबीब, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा, हसन नियाजी और जुबैर नियाजी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसीक कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबुर गुल ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत का आगाज किया तो अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर असद उमर, फरूख हबीब, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा, हसन नियाजी और जुबैर नियाजी पेश हुए। पुलिस ने बताया कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन फरूख हबीब और मुसर्रत जमशेद चीमा अभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक हसन नियाजी और जुबैर नियाजी शामिल तफ्तीश हुए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। अदालत ने फरूख हबीब से इस्तफसार किया कि क्यों आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील ने बताया कि बयान दाखिल करा दिया है। मुसर्रत चीमा के वकील ने कहा कि जीआईटी को चैलेंज किया हुआ है और इस्तदा की कि पंजाब में इंतखाबात की वजह से 14 मई के बाद की तारीख दे दे। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वक्त दे दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की 2 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज दीम हसन ने शिबली फराज की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की तो शिबली फराज अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पुलिस से मुतल्लिका रिकॉर्ड आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। थाना रेस कोर्स में शिबली फराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुश्किल हालात में हमेशा आगे बढ़कर मदद की है। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद और सनतकार एजाज मलिक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में काम करने वाले पाकिस्तानी मुल्क में कसीर तादाद में ज़र मुबादला भेजकर मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही है, जिससे मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। कि जब कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया था
पूरे सिंध को 4 करोड़ 70 लाख के करीब गिना गया था और मैंने उस पर एहतजाज किया था CCI में, तो पूरी PTI मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी। अब वो एहतजाज कर रही है, मुझे बड़ा वैसे हैरत हुई है कि PTI, लेकिन उसमें कोई वैसे हैरत की इतनी बात भी नहीं है। कभी मतलब पता नहीं कल कहेगा कि नहीं वो मुराद अली शाह ने असल में साजिश शुरू की थी, फिर उसने A को कहा, A ने B को कहा, B ने C को कहा, फिर उसने मुराद अली, तो ये वही बात हो गई है PTI की। तो मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। जमात इस्लामी ने भी कोई ऐसी ख़ास इवन मैं कहूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उस वक्त उस को एग्री किया था इस शर्त पे कि जी आप दोबारा जल्दी मरदमशुमारी कराएंगे। मरदमशुमारी जब शुरू हुई भी मेरा पहले दिन से उसके पूरे तरीक़ेकार पे और उसमें हमने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं और वो अभी तक पूरी तरीके से दूर नहीं हुई हमारी। कुछ ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं सुना, हमें कुछ ज़रूर किया है, लेकिन अभी तक हमारे ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। और मैं फिर आपको बता दूँगा, एक बड़ा सिंपल स्टेटिस्टिक्स है, नंबर ऑफ़ पीपल पर हाउस होल्ड, यानी एक घराने में कितने लोग हैं, इस वक्त भी सिंध का पूरे पाकिस्तान के एवरेज से कहीं कम है। और ये हमें बड़ा अजीब सा लगता है। पता नहीं मुझे अवार्ड देना चाहिए पॉपुलेशन वेलफेयर वालों को इसके ऊपर, या कहना चाहिए कि ये गिनती गलत हो रही है। तो ये हमारे इतराज़ात अभी तक हैं और वो हमने ऐड किए और मैंने कहा कि इस सूरत में मैं काबीना से हिदायत लूँगा और मुझे नहीं लगता कि काबीना मुझे इजाज़त देगी कि इस सेंसस को सपोर्ट करें जिस तरीके से इस वक्त है। वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट, इसलिए मैंने 12:30 बजे एक और मीटिंग में पहुँचना है। आइन के अंदर 90 दिन इस पर भी लिखे हुए हैं कि अगर कोई कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली की सीट खाली हो जाती है, इस वक्त कितनी सीटें खाली हैं जो कौमी असम्बली की, वहाँ 90 दिन याद नहीं आ रहे, खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन याद नहीं आ रहे, पंजाब के अंदर भी 90 दिन गुजर गए, अब याद आ रहे हैं 90 दिन दोबारा। तो ये सेलेक्टिव शेरी पिकिंग जो है ना, ये नहीं, और जिसका कोई पे हमें नज़र आए कि इसके पीछे कोई साजिश हो, कोई मकसद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश कौन कर रहा है, ना मैं जजेस के ऊपर कह रहा हूँ कि वो साजिश कर रहे हैं, शायद वो अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे इस चीज़ को। मैं ये कहूँगा अगेन दे आर वेरी वाइज, उनको करना चाहिए, उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो ख़र्चा आप इस मुल्क जो इस वक्त वैसे ही परेशानी में है उस पर आप डबल ख़र्चा कराना चाहते हैं। आपकी जो कह रही हैं सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये वक्त सही नहीं है, हमें एक वक्त दें। हम बार बार देखें, हमने ताज़ा सेंसस का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, सारा अमल फटीक हो जाती है, जो उसके अंदर आ जाता है। आपके पोलियो की मुहिम वगैरह चल रही होती सब, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक जब पता होता है ना, पहले से एक पता है मुझे कि जी अक्टूबर में होने, तो मैं अपनी ट्रूप्स को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरीके से रिजर्व में रखता हूँ कि वो उस वक्त, लेकिन अगर आप पूरा साल ये चलाते रहेंगे तो फटीक हो जाएंगी, वो कर नहीं सकेंगे। तीसरा उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सूबा पंजाब 50% से ज़्यादा है, हमारी आइन कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी ये भी फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, और पंजाब में इलेक्शन हो, तो हमने कहा कि जब चीज़ आइन में डालेगी तो आइन को एज ए होल पढ़ना चाहिए, एक शिक पे अटक नहीं जाना चाहिए। जो अटक गए हैं आप एज ए होल पढ़ें और इसका हल निकल आएगा, और इसका हल निकला हुआ है। लेकिन अगर आप अपने ईगोज़ के ऊपर आ जाएंगे फिर वो कि जी मैं सही था, मैंने एक गलत फैसला भी किया तो अब मैं उस पर अटका रहूँगा, यानी गलत, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत फैसला था, क्यों मौके के मुनासिबत से सही फैसला नहीं था। जून में पता नहीं क्या आपने, मैं तैयारी नहीं है भाई, बजट की तैयारी करनी होती है। आप पता नहीं ये समझते हैं कि बजट जो है ना वो ऐसी दफ्तर में, बजट जून में ही होगा, ऐसा कोई इरादा नहीं है जल्दी करने का। मैंने अच्छा, मुझे पता ना, वो अक्सर हमें अक्सर चीज़ें काबीना से पता, सॉरी मीडिया से पता चलती कि ये हो रहा है, जिसकी जहन गुबार में भी गुबार में सवाल कर लें। मैं भी कर लूँगा, दोनों जवाब दे दूँगा। देखिए मेरी बात सुने, बारिश तो रोक नहीं सकते अल्लाह ताला की तरफ से, हमने उसकी तैयारी करनी है।
اور اس کے لیے جیسے یہ بارش کی ابھی اینڈ آف اپریل فرسٹ ویک آف مئی میں تھوڑی سی اسپیلس کا ہے خدشہ، ہم نے جو بھی آج اس وقت ایز آئی اسپیک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے کاروں کے ساتھ، تو تیاری کر رہے ہیں. ضرور ہمیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا اسموتھلی سب کچھ ہو جائے گا، پرابلمس آئیں گے. اگر اللہ نہ کرے وہ پچھلے سال جیسی بارش ہوئی تو ہمیں سنبھالنا مشکل ہوگی. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی. اور اس کا میں کہتا ہوں نا پروف جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اتنی شدید سیلاب کے بعد صوبہ سندھ میں الیکشنز ہوئے اس لیے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی، باقی سارے وہ زبانی جمع خرچ کرتے رہے اور وہ رزلٹ نظر آ گئے. ابھی بھی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب بارش ہوگی. آپ نے اسکولوں کا ذکر کیا، منسٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے، ہم نے کئی اقدامات کیے، شیلٹرز بھی لے کے تاکہ ان بچوں کی پڑھائی خراب نہ ہو. ہم نے ابھی ریسنٹلی 3 بلین جو آپ کو نیا فنڈ ایک فنڈ اویلیبل کیا ہے تاکہ ان اسکولس کو ریپیئر بھی کیا جائے اور جلد سے جلد کرا جائے. میں معافی چاہوں گا اس لیے کہ مجھے 12:30 بجے ٹھیک. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مردم شماری سے متعلق تحفظات ہیں، ملک میں انتخابات بھی ایک ہی دن ہونے چاہیے اور دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں پہلے انتخابات کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں، جبکہ سیکیورٹی ادارے مردم شماری اور پولیو مہم میں مصروف ہیں. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ایران کے قونصل جنرل مہران بواحد فرقی نے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا اور چاول، گوشت، آم اور دیگر اشیاء کی ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایران کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کریں گے. انہوں نے کہا کہ پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی سے متعلق ایشوز کو جلد حل کیا جائے گا. اس موقع پر ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو درخشاں اور تابناک دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران میں 60% چاول پاکستان سے آتا ہے. دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی بڑی گنجائش موجود ہے. ایرانی قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ کو ایران کے دورے اور اصفہان میں ہونے والی ہینڈی کرافٹس نمائش کی دعوت دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اصفہان میں ہونے والی ہینڈی کرافٹس کی نمائش میں پنجاب کا وفد شرکت کرے گا. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کا باقاعدہ رابطوں کا آغاز. سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار اور قائد حزب اختلاف سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم کو علیحدہ خطوط ارسال کر دیے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. جی رانا شہزاد السلام، بتائیے گا. جی بالکل، ملک میں جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے کمر کس لی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے سیاسی مذاکرات کے آغاز کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل دینے کا بھی جو ہے عمل کا آغاز کر دیا. اس حوالے سے چیئرمین سینٹ نے سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار اور قائد حزب اختلاف سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم کو علیحدہ خطوط ارسال کر دیے گئے ہیں. ان خطوط میں چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ کمیٹی کے لیے جو مجوزہ کمیٹی ہے مذاکراتی، حکومت اور اپوزیشن بینچ سے 4 افراد کو نامزد کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے حکومت نے معاشی اور سیاسی بحران بشمول عام انتخابات کے انعقاد پر مذاکرات کا آغاز کرنے اور سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے اور حکومت کے اس ایما پر میں نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیاسی مذاکرات کا آغاز کرنے کا یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے میں نے اپنے خط میں جو قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کو جو سینٹ میں ان کو لکھا ہے کہ پارلیمان ہی سیاسی مسائل کے حل کے لیے موضوع فورم ہے. میں نے یہ اہم ذمہ داری سنبھالی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی مشترکہ کنوینئر شپ میں سیاسی مذاکرات کے لیے 10 ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور حکومت اور اپوزیشن سے اس کمیٹی کے لیے 4 ارکان جو ہے وہ تجویز کرنے کا انہیں کہا گیا ہے. 2 روز کے اندر اپوزیشن اور حکومتی بینچ سے یہ 4 ارکان کے نام مانگے گئے ہیں. چیئرمین سینٹ آفس اور سینٹ سیکریٹریٹ اس حوالے سے جو مجوزہ سیاسی مذاکراتی کمیٹی ہے کی سہولت کاری کے لیے مکمل طور پر کھلا رہے گا، دستیاب رہے گا. چیئرمین سینٹ نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خاطر ہم سب متحد ہوں کیونکہ ہم سب نے مل کر ہی پاکستان کو یہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنا ہے. جی صحیح، چیئرمین سینٹ نے باقاعدہ رابطوں کا آغاز کر دیا ہے. رانا شہزاد السلام آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.
नाज़रीन, वादी तीरा में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वकास को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहदा के नमाज़ी जनाजा में हाजिर और रिटायर्ड फौजी हुक्काम, शहदा के लवाहिकीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR ने शहदा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं और शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कच्चा में रहीम यार खान पुलिस ऑपरेशन 19वें रोज में दाखिल हो गया है। कच्चा कराची का बेशतर हिस्सा पुलिस ने जराइम पेश अफराद से वागुजार कराकर पुलिस कैंप्स कायम कर दिए हैं। पुलिस कैंप्स में मुसल्लह नफरी के साथ तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ कच्चा कोटानी में भी टारगेटेड कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने क्रिमिनल्स के रास्ते मजदूद करते हुए बैरूनी कमक की दस्तयाबी और सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया है। कच्चे ऑपरेशन में मुख्तलिफ गैंग्स के सरगर्म 28 कारिंदे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि कच्चा क्रिमिनल्स का मुकम्मल तौर पर सफाया करके इलाके की आवाम को आज़ाद फजा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रोमानिया के डेमन शिपयार्ड में पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तामीर से मुतालिक तकरीब हुई। पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर जफर इकबाल ने बहरी अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर, डेमन शिपयार्ड की पेशा वराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिपयार्ड इंतजामिया के किरदार को सराहा। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा और मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, भारत में आज़ाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ने लगी। मोदी के भारत में इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी तंग आ गए। हिंदू नवाज इक़दाम की बदौलत भारतीय सिखों में बेचैनी बढ़ने लगी है और भारत में हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया है। रवां साल खालिस्तान के हामियों की तरफ से 23 ममालिक में 35 से ज़ायद मुजाहरे हो चुके हैं। कनाडा, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भारतीय सफारत खानों के सामने सिख मुजाहिरीन की तरफ से शदीद एहतजाज किए गए हैं। 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में रेफरेंडम के दौरान 60,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। इस दौरान सिखों ने इंडियन हाई कमीशन लंदन पर खालिस्तान का परचम भी लहराया। 27 मार्च 2023 को अमरीकी अदालत ने भारतीय पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर को सिखों के खिलाफ बढ़ते रियासती मजालिम पर तलबी के समन भी जारी किए थे। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र के किसानों ने अपने मुतालबात के हक में 3 रोज़ा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने मार्च के शुरका को नोटिस जारी किया था कि वह एहतजाज न करें क्योंकि हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद हज़ारों किसान शदीद गर्मी में मार्च जारी रखे हुए हैं। मार्च के शुरका ने बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे हैं और वो अपने मुतालबात के हक में नारे लगा रहे हैं। वो जंगलात के राजी किसानों को देने और ज़रूरी मसनूआत की बेहतर कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। और नाज़रीन, विफाक और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हमारे नुमाइंदे इजाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात है उन्हीं से जान लेते हैं। इजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा है कि आज मुकम्मल हो चुकी और अदालत ने कहा है कि वो तहरीर हुक्मनामा जारी करेगी और आज वो किसी वक्त जारी हो सकता है। आज की समाअत में जो अहम चीज़ थी वो यही था कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हमारी तरफ से यानी कि अदालत की तरफ से कोई हुक्मनामा, कोई हुक्म या हिदायत या इसके अलावा कोई मोहलत नहीं है, कोई तारीख नहीं है मुज़ाकरात के लिए। इस बात को जो है वो गलत अंदाज में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें क्योंकि एक साथ इंतखाबात के हवाले से जो है वो मुत्तफिक थी, इसलिए अदालत ने कहा कि जो मामला सियासी है उसको सियासी तौर पर हल हो जाना चाहिए। और लेकिन अगर यह मामला सियासी तौर पर हल नहीं होता तो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है और अदालती फैसला भी मौजूद है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए। उनका ये कहना था कि 25 तारीख को यानी 25 अप्रैल को ख्वाजा साद रफीक और सरदार अय्याज सादिक ने राबिता किया था पीटीआई के साबिक स्पीकर से कौमी असम्बली से और उनका ये कहना था कि वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार नहीं है। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि फिर जो चेयरमैन सेनेट है उनसे एक दरख्वास्त की गई है कि वो अपना एक तो यह है कि वो वहाँ पर जो है वो मुहैया करें सेनेट में और साथ ये है कि 5-5 लोग जो है वो नामजद
کروائیں، ان سے تحریک انصاف سے بھی 5 نام لیے جائیں اور پی ڈی ایم سے بھی 5 نام لیے جائیں ان لوگوں کے جو کہ مذاکرات کریں گے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے حوالے سے، جس پر یہ کہا گیا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ آج یہ پروسیس جو ہے مکمل ہو جائے گا اور آج شام کو یا تو اجلاس پہلا جو ہے وہ اس میں کچھ پیش رفت ہوگی یا پھر یہ ہے کہ کل پہلا اجلاس متوقع ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی بھی انہوں نے بھی روسٹرم پر ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ فواد چودھری اور علی ظفر جو کہ سینیٹر علی ظفر ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 ارکان جو ہے وہ اگر کہتے ہیں تو 5 ارکان بھی مہیا کر دیے جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ اماں پر جاری جو ہے شروع ہوا ہے، عدالت کا اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ لینا نہیں۔ اسی موقع پر جو ہے وہ فاروق اچناک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین اب بات کریں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے سوپور قصبے کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجیوں نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بارامولہ، بڈگام، پونچھ، راجوری، ریاسی اور ڈوڈا اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی اور مقامی لوگوں کو ہراساں کیا۔ عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جوہری تحفظ کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے ہم منصب یون سک ہیول نے شمالی کوریا کو انتباہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو اسے جوہری رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے کہا کہ شمالی کوریا کے جارحانہ میزائل تجربات کے پیش نظر جنوبی کوریا کے لیے امریکی سیکیورٹی شیلڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت پاکستان کے روس سے سستا تیل لینے کے سمجھوتے کی مخالفت نہیں کرے گی۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل سے پاکستان کے فیصلے پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر ملک اپنے خود مختار فیصلے کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی توانائی کی فراہمی سے متعلق ہے۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ سال یوکرین پر ماسکو کے حملے کے بعد روسی تیل پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے اس طرح کی خریداری کا راستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر صنعت اور تجارت رضا فاطمی امین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارت کا تبادلہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا نتیجہ ہے جس کا باہمی رضامندی سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ سرچ انجن گوگل نے پاکستان میں پہلی ایپ گروتھ لیب کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ نئی لیب 4 ماہ تک ورکنگ کرے گی جسے اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ایسے ایپ ڈیولپرز، اسٹوڈیوز اور کمپنیوں کی نشاندہی کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اپنے کاروبار کی ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جامع تعلیم اور معاونت کے مراحل پر مشتمل یہ پروگرام ایپ ڈیولپرز کو اشتہارات، ایڈمو، فائر بیس، جی ٹیک اور پلے میں گوگل کے ماہرین کے علاوہ دیگر صنعتی ماہرین سے سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اور اب کچھ قومی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سکھر میں کراچی ایکسپریس کی بوگی میں آتش زدگی سے خاتون اور 3 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈویژنل کمرشل آفیسر ریلوے کے مطابق لاہور ہیڈ کوارٹرز کی اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم جائے وقوع کا معائنہ اور تحقیقات کرے گی۔ رات سے معطل ریلوے آپریشن بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ پولیس سرجن نے کہا ہے کہ نعشوں کے باقیات کی شناخت کے لیے DNA کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی ہدایت پر عوامی خدمات کے لیے اسلام آباد پولیس میں جدید اصلاحات کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس کے ترجمان کے مطابق غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کے حامل افراد اور تارکین وطن کے لیے جدید نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس یافتہ افراد کے ریکارڈ کی تصدیق کے بعد اسلام آباد کا ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جائے گا۔ لائسنس کے اجراء سے قبل ایک مختصر تربیتی کورس کرنا لازمی ہوگا۔ جنوبی پنجاب سمیت ضلع رحیم یار خان میں کپاس کی کاشت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ زراعت کی ٹیمیں زمینداروں کو کپاس کی کاشت کے حوالے سے آگاہی اور رہنمائی فراہم کر رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے کپاس کا فی من ریٹ 8,500 روپے مقرر کیا گیا ہے جسے کسانوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہمارے نمائندہ اشفاق احمد۔ ضلع رحیم یار خان کا شمار پاکستان میں کپاس کی سب سے زیادہ پیداوار کے علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں اس سال محکمہ زراعت کی طرف سے کپاس کی کاشت کا ہدف 5 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو 31 مئی تک کاشت مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کپاس کا بیج جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو، بیگڈ ہو، ٹیگڈ ہو، اس کے علاوہ کھادوں کا متوازن اور متناسب استعمال کریں۔
हुकूमत की जानब से कपास का फीमन रेट 8,500 रुपए मुकर्रर करना किसानों ने खुशाइन करार दिया है। जिम्मेदारों को कपास की काश्त के हवाले से आगाही और रहनुमाई देने के लिए तश्कील दी जाने वाली महकमा ज़राअत की टीमों की वजह से रहीम खान की 4 तहसीलों में कपास की काश्त में इजाफा हो रहा है। जमीन च हल चला रहे हैं, कपास बीजन वास्ते कपास की तैयारी कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं कपास बीजन वास्ते, लेकिन गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ खुशहाल हैं। मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का। महकमा ज़राअत ने जिम्मेदारों को कपास की काश्त के लिए सिफारिश करदा इकसाम का म्यारी, तंदुरुस्त, खालस और बीमारियों से पाक बीज इस्तेमाल करने की हिदायत की है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास की फी एकड़ बेहतर पैदावार के हसूल के लिए पौधों की मुनासिब तादाद बरकरार रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। एशिया में इसके पास तीसरी कपास की कटाई की सलाहियत मौजूद है, जहां हजारों यूनिट्स कपास से टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करते हैं। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। नाज़रीन, शकरगढ़ में भी गंदम खरीदारी का अमल जारी है। गंदम खरीदारी के सरकारी अहदाफ को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इंतजामात कैसे हैं और किसानों का क्या कहना है, तफसील बता रहे हैं शकरगढ़ से इरफान खान खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की जिला बंदी पर सख्ती से अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जमींदारों की जानिब से गंदम खरीदारी मरकज पर इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को सराहा जा रहा है। गंदम सेंटर ते भेजी है, उत्थे बाज तरीके नाल उन्होंने साडा माल लाया, बहुत खुश अखलाक अमला है, हर किस्म का तावन करता है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो हमने की हैं तहसील शकरगढ़ में, उसमें तकरीबन 30,000 जो थैले हैं वो हमने कब्जा में लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी के मुख्तास करदा अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शकरगढ़। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुल्क में वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। 28 अप्रैल से 7 मई के दौरान मुल्क भर में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की तवक्को है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मकामी नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा है। बारिशों से दिन के दर्जा हरारत में भी नुमायां तौर पर कमी का इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहा। ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कल्लात में बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैकबाबाद की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 42, मोहनजोदाड़ो 41, लाड़काना में भी 41, जबकि रहीमयार खान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।